दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे आमिर खान की। आमिर खान आप सब लोग जानते हैं कि एक इंडिया के बॉलीवुड के स्टार हैं। आप लोगों ने सबने सुना होगा आमिर खान की 2015 में स्टेटमेंट आई थी। उन्होंने कहा आई एम नॉट सेफ इन इंडिया। उनकी वाइफ ने भी ये कहा कि आई एम नॉट सेफ इन इंडिया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि उनकी वाइफ की स्टेटमेंट थी कि हमें चिंता है अपने बच्चे की कि ये बच्चा यहां पे कैसे पलेगा, कैसे बड़े होगा। अब मुझे समझ नहीं आता कि आमिर खान को क्या प्रॉब्लम है सेफ्टी की इंडिया के अंदर। इस कंट्री में आमिर खान को बहुत प्यार मिला, बहुत रिगार्ड मिला उनकी फिल्मों की वजह से, और ये छोटे कद का जो एक्टर है इसको लोगों ने इतने बड़े कद का बना दिया। ये सारा इंडियन पब्लिक का कमाल है, इंडियन पब्लिक का उनकी तरफ प्यार है और इसी की वजह से आज वो एक स्टार बने हुए हैं। उसके बाद ये ऐसी बातें करते हैं इंडिया के बारे में जिससे पब्लिक यहां से डिस्टर्ब हो जाती है, पब्लिक इनको हिट करने लग जाती है। अब एक बात बताइए कि क्या आमिर खान को कभी कोई धमकी मिली? क्या आमिर खान को किसी ने कभी कुछ कहा है? क्या आमिर खान की कभी गाड़ी में किसी ने पत्थर मार दिया या उनके घर में पत्थर मार दिया, या ऐसी क्या चीज हुई कि आमिर खान को ऐसी बात करने लगी, या आमिर खान को ऐसी बात कहने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि सबसे एक सिंपल सी बात है, आज तक आमिर खान ने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी कि ऐसे पुलिस के पास जाके कि उनको यहां पे डर लगता है या उनके पास कुछ ऐसा है कि ऐसा हुआ कि इंसिडेंट हुई। ये सिर्फ उनकी जो स्टेटमेंट है ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। आप यहां पे एक एक्टर हैं जहां पे आपको बहुत इज्जत मिली है, उसके बाद अगर ऐसी स्टेटमेंटें देके आप पॉलिटिकल इश्यू बनाएंगे तो आपकी इज्जत कम होगी, बढ़ेगी नहीं। आमिर खान के जो फादर और इनके चाचा वो बॉलीवुड में डायरेक्टर और ऐसी अच्छी अच्छी जगह पे हैं और इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और इन्होंने यहाँ पे पूरा बेनिफिट लिया इस कंट्री के अंदर, और ना इनकी फैमिली के किसी मेंबर को कभी धमकी मिली है, ना इनको धमकी मिली है, ना इनको किसी ने धमकाया है, ना इनसे कभी कुछ कहा है। ये कहीं भी इंडिया में खुलेआम घूमते हैं, इनको कोई रोक टोक नहीं है। तो उसके बाद ये फिर इंडिया को क्रिटिसाइज करती है। आमिर खान की जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के पीछे ये है कि इनको अक्रॉस द बॉर्डर कुछ डायरेक्शंस मिलती हैं। रहते हिंदुस्तान में है, खाते हिंदुस्तान का है, यहीं पे इनकी अपनी पोजीशन है, यहीं पे इनका सब कुछ है। उसके बाद ये ऑर्डर्स लेते हैं किसी दूसरे लोगों से। मेनली आमिर खान की जो स्टेटमेंट आई वो तब आई जब बीजेपी गवर्नमेंट यहां पे सेंटर में आ गई। बीजेपी गवर्नमेंट के सेंटर में आने से यहां लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म जागा। जो नेशनलिस्ट है वो खुश हैं, जो एंटी नेशनलिस्ट है वो डिस्टर्ब्ड है। आमिर खान भी शायद इसीलिए डिस्टर्ब्ड हैं क्योंकि यहां पे नेशनलिज्म इकट्ठा होना शुरू हुआ है, जागना शुरू हुआ है। लोगों ने ऑब्जेक्शंस उठानी शुरू की है। लेटली लोगों ने भी ऑब्जेक्शन उठानी शुरू किया है कि हिंदू गॉड्स को गलत तरीके से क्यों पोर्ट्रेट किया जाता है हिंदी फिल्मों के अंदर। अगर आमिर खान को या बाकी कुछ मुस्लिम लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं या कुछ वो हमसे फील करते हैं तो उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं। बाकी लोग तो चलो यूरोप में जाते हैं, इनके पास एक डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि यहाँ पे 57 कंट्रीज हैं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जहां मुस्लिम मेजोरिटी है। ये कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ये जाएंगे भी नहीं और हिंदुस्तान को अंदर से कोशिश करेंगे डिस्टर्ब करने की या यहाँ पे नुकसान करने की। आमिर खान को बहुत लोग प्यार करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये बड़े इजीली पाकिस्तान में जा सकते हैं। लगता है इनको शायद बड़ी अच्छी पोजीशन मिलेगी, हो सकता है इनको मिनिस्टर भी बना दें। लेकिन दूसरी तरफ जो है आमिर खान आजकल टर्की के बहुत क्लोज आने शुरू हो गए। ये 2017 में भी टर्की गए थे, उसके बाद अभी भी सुना हुआ है कि ये अभी टर्की में विजिट कर रहे हैं और वहां के टॉप के लीडर्स से ये इनकी मुलाकात हो रही है। जान है तो जहान है। तो आमिर खान जो है उनको चाहिए कि अगर उनकी फैमिली को या उनके बच्चों को यहाँ पे रिस्क है तो उनको चले जाना चाहिए किसी भी कंट्री में जहां पे उनको सेफ्टी हो, उनके बच्चे की सेफ्टी हो। लेकिन ये जाएंगे नहीं। जाएंगे इसलिए नहीं कि क्योंकि यहाँ पे कोई डर नहीं है, यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। ये सिर्फ एक यहाँ पे खेल खेलने की कोशिश करते हैं ऐसी बात, और इससे इनकी कोई इमेज बढ़ नहीं रही, इमेज छोटी हो रही है। और मैं देख रहा हूं कि कुछ पिछले सालों के अंदर आमिर खान का साइज थोड़ा सा छोटा ही हुआ। आजकल आमिर खान टर्की में है, उनकी एक फिल्म चल रही है जिसकी फाइनल टचेस होनी है, वो है लाल सिंह चड्ढा। इसकी जो शूटिंग होनी थी ये होनी थी लद्दाख में। कोरोना के चक्कर में शूटिंग डिस्टर्ब हो गई बीच में, और शायद लद्दाख में इसलिए नहीं हो पा रही होगी या वहां इसलिए नहीं हो पा रहे होंगे कि वहां पे आजकल इंडिया चाइना का फेस ऑफ चल रहा है। तो इन्होंने शूटिंग पूरी करने के लिए टर्की चुना। लेकिन टर्की क्यों चुना? हो सकता है कि इनका टर्की जाने का पिक्चर को पूरा करने के पीछे कोई मोटिव हो। टर्की पहुंचने के बाद आमिर खान ने
वहां की जो फर्स्ट लेडी है अमीन एर्डोगन, जो वहां के प्रेसिडेंट रिसेप तैयप एर्डोगन की वाइफ है, उनसे अपॉइंटमेंट मांगी और 15 अगस्त 2020 को उनसे इनकी मुलाकात हुई। 15 अगस्त का वो दिन है जब ये इंडिया के इंडिपेंडेंस का दिन है। मुझे नहीं पता ये वहां इस दिन स्पेशली जाकर के उनसे क्या बात करना चाहती होंगी या उनसे क्या इन्होंने बात करनी थी, लेकिन उसके बाद जब इनकी सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स आई, उसके बाद लोगों ने आमिर खान को ट्रोल करना शुरू कर दिया, इनके नेशनलिज्म पे क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया और ये कहने लग गए कि आमिर खान ये डरा हुआ मुसलमान, ये वहां क्या करने जा रहा है, इसका नेशनलिज्म कैसा है। क्योंकि टर्की जो है आजकल एंटी इंडिया एक्शंस में बड़ा फ्रंट रोल रहा है। और दूसरी बात क्या है कि आमिर खान ने टर्की क्यों चुना, क्या इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है। मुझे लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई हिडन एजेंडा होगा, नहीं तो बहुत सी कंट्रीज हैं जहां आमिर खान जा सकते थे और टर्की को इन्होंने स्पेशली इसलिए चुना कि टर्की इस टाइम पे एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स में सबसे आगे है, साथ में टर्की इंडिया के अंदर डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज में पूरा इन्वॉल्व है। टर्की के प्रेसिडेंट आजकल रेगुलरली एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देते हैं। 5 अगस्त 2019 को जब इंडिया ने आर्टिकल 370 हटाया कश्मीर से, तो टर्किश प्रेसिडेंट सबसे पहले थे जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि टर्की का हमसे बॉर्डर नहीं लगता, टर्की का हमसे कोई डिस्प्यूट नहीं, तो टर्की को 370 हटाने में क्या प्रॉब्लम थी। ये हमारा इंटरनल मैटर है, इंटरनल अफेयर्स है, लेकिन उन्होंने इस चीज को उठाया क्योंकि वो पाकिस्तान का साथ देना चाहते हैं और दूसरी बात यह है कि वो आजकल चाहते हैं इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर बनना। और आज की डेट में जो टर्किश प्रेसिडेंट हैं वो टोटल वर्ल्ड के अंदर एक टेररिज्म की तरफ आगे सबसे आगे उनका कदम बढ़ रहा है और आप उसको लीड कर रहे हैं टेररिस्ट को। और इंडिया को किसी भी इश्यू पे हमेशा उल्टी सीधी स्टेटमेंट देते हैं, पाकिस्तान को हर एक इश्यू पे सपोर्ट करते हैं। सितंबर 2019 में टर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ने इन्होंने यूएन के अंदर कश्मीर का इश्यू उठाया। खैर इंडिया को उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वर्ल्ड जो है आज इंडिया के साथ है। उसके बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने यूएन के अंदर ग्रीक के प्रेसिडेंट और अर्मेनियन प्रेसिडेंट से मीटिंग की। ये जो दोनों कंट्रीज हैं ग्रीस और अर्मेनिया, ये टोटल दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है टर्की के। अभी भी टर्की का जो डिस्प्यूट चल रहा है ग्रीस के साथ और इन दोनों की टेंशन बनी हुई है मेडिटेरियन सी के ऊपर। इनकी नेवी सामने खड़ी है एक दूसरे के और हो सकता है कभी भी इनके आपस में भिड़ंत भी हो जाए। इंडिया इस टाइम पे चाइना के साथ फेस ऑफ में चल रहा है लद्दाख में, इसलिए वो ग्रीस को ओपन सपोर्ट नहीं दे पा रहा। दूसरी तरफ जो अर्मेनिया है एक छोटी सी कंट्री है जो पहले रशियन रिपब्लिक्स में हुआ करती थी। ये क्रिश्चियन कंट्री है, इसका टर्की के साथ बहुत भारी डिस्प्यूट है और अर्मेनियंस जो है टर्किश को टोटल हेट करते हैं। क्योंकि टर्की में जब ओटोमन एम्पायर थी, एक बहुत ही क्रिमिनल टाइप की एम्पायर थी, उस टाइम पे 1914 से लेकर 1923 तक उन्होंने अर्मेनिया के 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख लोगों को मारा। पिछले साल यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने ये टर्की के अंदर जो ये लोगों को मारा गया था अर्मेनियंस को 15 लाख लोगों को, उसको एक जेनोसाइड का नाम दिया। टर्किश प्रेसिडेंट इस टाइम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ओटोमन एम्पायर है जो वेनिश हो गई थी आज से 80 साल के आसपास पहले, उसको दोबारा रिवाइव करेंगे। जब टर्की ने सितंबर 2019 को यूएन के अंदर कश्मीर का इश्यू रेज किया तो हमारे यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी है जो सबसे पुरानी पार्टी है ये टर्की से बहुत इम्प्रेस हो गई। उन्होंने नवंबर 10, 2019 को अपना ऑफिस खोल दिया टर्की के अंदर, मतलब इंटरनेशनल ऑफिस खोला उन्होंने टर्की के अंदर और उसमें इन्होंने कहा इट हैज ओपन्ड इट्स इंटरनेशनल ऑफिस इन टर्की टू डीपन बायलैटरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड टर्की। जब कांग्रेस पावर में थी तो इनके टर्की के साथ कोई रिलेशंस नहीं थे, कोई बायलैटरल इश्यूज नहीं डिस्कस होता था। अब ये अपोजिशन में आकर के कह रही है कि हम टर्की के साथ अपने जो बायलैटरल इश्यूज हैं उसको स्ट्रेंथन करेंगे और साथ में जो है दोनों की एक रिलेशंस को इम्प्रूव करेंगे। लेकिन कांग्रेस का ये एजेंडा नहीं है। कांग्रेस का इस टाइम एजेंडा कोई दूसरा है क्योंकि टर्की के अंदर 200 के करीब इंडियन फैमिलीज हैं जो वहां पे रहती हैं और उसमें कांग्रेस को कोई वहां पे ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कांग्रेस जो है इस टाइम पे इन्वॉल्व होना चाहती है। जो भी लोग एंटी इंडिया हैं उनके साथ कांग्रेस की इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, अब टर्की भी आ गया। फरवरी 2020 में टर्किश प्रेसिडेंट एर्डोगन ने जो दिल्ली में राइट्स हुए फरवरी मार्च 2020 में उसको क्रिटिसाइज किया।
उन्होंने कहा कि यहाँ पे मुस्लिम्स का मैसेकर हुआ है, मरे हिंदू थे, उनको मुस्लिम्स कह करके गलत तरीके से प्रोजेक्शन करने का ये इनका काम है, झूठे लोग हैं क्योंकि टेररिस्ट हैं ये। फरवरी 2020 में टर्किश प्रेसिडेंट एर्डोगन पाकिस्तान गए और उनके पाकिस्तान के अंदर ज्वाइंट पार्लियामेंट की जो मीटिंग थी उसमें उन्होंने एड्रेस दिया और उन्होंने पाकिस्तान को एश्योरेंस दी कि हम आपको हर एक इश्यू पे सपोर्ट करेंगे इंडिया के खिलाफ, चाहे आर्टिकल 370 के हटाने का हो, चाहे कश्मीर का इश्यू हो। और उन्होंने वहां से रह करके इंडिया को चैलेंज भी किया। एर्डोगन का रिसेंटली बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ क्योंकि वहां पे एक हागिया सोफिया म्यूजियम है जिसको उन्होंने मॉस्क में कन्वर्ट किया। ये हागिया सोफिया है, ये पहले चर्च हुआ करता था और इसको इनके कन्वर्ट करने पे वर्ल्ड से काफी रिएक्शन आ रहा है। टर्किश प्रेसिडेंट की सारी फैमिली है, चाहे इनके बेटे हैं, सब कुछ है, ये सारे के सारे आज टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। इनका एक जो बेटा है वो आईएसआई से टोटली लिंक्ड है, उनको सपोर्ट करता है, उनका तेल खरीद करके उनसे कुछ बिजनेस की डीलिंग्स है इनकी। इंडियन इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट है कि टर्की जो है, जो हमारे यहाँ पे कंट्री में जो वेरियस एनजीओज हैं उनको फंडिंग कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है। इन एनजीओज के थ्रू यंग लड़के और लड़कियों को उनको स्कॉलरशिप्स दी जाती है। उनको टर्की में रिक्रूट करने के बाद उनको हैंड ओवर किया जाता है पाकिस्तान की आईएसआईएस को। आमिर खान की भी अपनी एक एनजीओ है जिसका नाम है पानी। ये कहा जाता है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज अब आमिर खान पे वॉच करनी शुरू कर दी है इनकी एनजीओ के थ्रू। और मुझे लगता है कि शायद आमिर खान अपने बेटे को भी टर्की भेज करके वो ये जो ट्रेनिंग है वही दिलवाएंगे ताकि इनके पाकिस्तान के आईएसआई की तरफ चले जाएं। और क्योंकि देखिए, आप जितने भी हमारे कश्मीर के अंदर सेपरेटिस्ट थे, ये वहां के लोगों को भड़काते थे कि आप टेररिस्ट की तरफ जाओ, पत्थर फेंको, आर्मी को अटैक करो, अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ा देते। मैं सोचता हूं कि आमिर खान ऐसा नहीं करेंगे, वो अपने बच्चों को टर्की भेजेंगे या जो भी बच्चा है उसको टर्की भेजेंगे ताकि वहां पे एर्डोगन से प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आए। दूसरी तरफ टर्की, पाकिस्तान और चाइना ये आज मिलकर के कोशिश कर रहे हैं कि एक तो अरब वर्ल्ड की लीडरशिप लेने की, सऊदी अरेबिया को हटाने के साथ, और दूसरी तरफ ये तीनों कंट्रीज जो हैं आज पूरी तरह इन्वॉल्व हैं इंडिया के खिलाफ कश्मीर के अंदर। और ये तीनों कंट्रीज जो हैं ये इंडिया में इन्वॉल्व हैं कि इंडिया के अंदर किसी न किसी तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज की जाए। ये कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि जो शाहीन बाग में जो डिस्टर्बेंसेस हुई थी उसके अंदर टर्की ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, उसकी तरफ से काफी फंड्स आए थे। साथ साथ जो एएमयू, जामा मिलिया और जेएनयू में भी एक्टिविटीज हुई उसमें भी टर्किश गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग आई थी, उनकी इंटेलिजेंस की तरफ से आई थी। और ये कहा जाता है कि जो शाहीन बाग के जो दंगे हुए थे उसके अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा था। पिछले दिनों में आपने देखे होंगे काफी वीडियोस आए हैं जिसमें बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट दिखाई गई है पाकिस्तान के आईएसआई के लोगों के साथ। तो ये जो बॉलीवुड के लोग हैं आज इंडिया के लिए काफी हद तक थ्रेट बन चुके हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि हमारी गवर्नमेंट भी जो है वो आमिर खान की एक्टिविटीज पे भी पूरा ख्याल रखेंगे जो टर्की में गए। इससे पहले 2017 में भी आमिर खान टर्की गए थे और इनकी फोटो थी उस टाइम पे टर्किश प्रेसिडेंट के साथ। टर्की में 2017 में गए थे आमिर खान, तो उनकी एक फिल्म थी सीक्रेट सुपरस्टार, उसकी प्रमोशन थी। एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं कि टर्की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस को बहुत से ह्यूज फंड्स किए हैं इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने के लिए। जैसे मैंने कहा कुछ एनजीओज के थ्रू और वैसे भी फंड्स दे रहे हैं इंडिया के अंदर ताकि डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाए। और आपने देखा भी होगा कि धौला कुआं में 3 दिन पहले एक इंडियन पकड़ा गया है जो आईएसआई से कनेक्टेड था। उसकी पूरी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बाद समझ आएगा कि या क्या उसका टर्की के साथ कोई लिंक था। यही कहूंगा। जय हिंद, जय भारत।